Hello students, we are starting our new chapter that is human health and disease। ये चैप्टर आपका थर्ड यूनिट के अंदर आता है और थर्ड यूनिट है उसमें भी आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है, टोटल उसमें 3 चैप्टर्स हैं और यूनिट है आपकी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सो व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या होता है कि अगर हम हेल्थ को डिफाइन करें तो हेल्थ में बी डिफाइंड एज वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन इन ऑल आस्पेक्ट्स। ऑल आस्पेक्ट्स मीन्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, फिजिकल क्या होता है कि पर्सन है उसके सारे फिजियोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मीन्स उसकी फिज़िकल अपीयरेंस है या उसकी मीन्स उसकी बॉडी की जो मेंटेनेंस है, उसके फिज़िकल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उन सब का फिजियोलॉजिकल जितने भी उसकी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है, एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी वेल प्रॉपरली कैरी हो रही है तो वो फिजियोलॉजिकली या फिज़िकली हेल्दी होगा। मेंटली यानी कि उसका मेंटल डेवलपमेंट है वो ओके है। ओके, पर्सन का जो सोसाइटी में बिहेवियर है, मीन्स उसका जो सोशल नेचर है वो भी मीन्स अच्छा है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग है। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी क्या होगा कि जैसे पर्सन है रिप्रोडक्शन के कैपेबल है, प्रॉपरली रिप्रोड्यूस वो कर सकता है। तो ये इन सारे एस्पेक्ट्स में जब एक पर्सन बिल्कुल फिट होता है दैट इज टर्म्ड एज हेल्दी पर्सन। हेल्थ है वो सिर्फ डिजीज़ फ्री होना ही नहीं होता है। ओके, इन सारे एस्पेक्ट्स में जब पर्सन बिल्कुल टोटली वेलबींग होता है उसको हम हेल्दी पर्सन बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? हमारी हेल्थ को सबसे ज़्यादा जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो आता है हमारी डाइट की, जो हम खाते हैं, यानी कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं। जो फैक्टर्स हेल्थ को अफेक्ट करते हैं उनमें सबसे मेजर जो रोल रहता है वो रहता है न्यूट्रिशन का, यानी कि हम न्यूट्रिशन है वो प्रॉपरली ले रहे हैं नहीं, हमारी डाइट है वो बैलेंस्ड है या नहीं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट हमें प्रॉपरली चाहिए हैं हम वो सारे न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं या नहीं। ओके, वो न्यूट्रिशन मीन्स जो है हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ एज है वो भी हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करती है। एज किस तरीके से अफेक्ट करती है कि एज के साथ सपोज़ एक छोटा बच्चा है उसको प्रोटीन डाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट होता है। हमारी बॉडी की जो फॉर्मेशन है उसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हैं ये सारे एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होते हैं। ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड है वो सिर्फ प्रोटीन ही होता है, तो उसको प्रोटीन डाइट ज़्यादा चाहिए होती है बिकॉज उस पर्टिकुलर एज में बच्चा है वो ग्रो कर रहा होता है और उसको ग्रो करने के लिए प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ओके, अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जैसे एज के साथ साथ मिल्क है, फैट है या हैवी फूड है, उसके डाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती हुई चलती है, तो इसीलिए पर्सन है उसको जो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो अगर इन चीज़ों की कमी हो जाए या एक्सेस हो जाती है किसी भी रीज़न से तो ये किसी न किसी डिसऑर्डर में रिजल्ट होते हैं। ओके, इंडिविजुअल का क्या सेक्स का हेल्थ पे कोई इफेक्ट होता है? एज सच हम मानेंगे कि नहीं, लेकिन जो ग्रोइंग फेज़ है या जो वर्किंग फेज़ है उसमें सेक्स का हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जब तक एडोलसेंस अचीव नहीं होती तब तक जो है दोनों मीन्स किड्स हैं, बॉय है, गर्ल है, दोनों की जो ग्रोथ है वो मोस्टली सेम रहती है। बट जैसे ही एडोलसेंस को फेस करती हैं गर्ल्स, उनमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ के कंपेरिजन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और उस टाइम पर गर्ल्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से जैसे कि वर्किंग एज में या जो बिल्कुल एडल्ट एज है उसमें हम बात करें तो मेंस हैं या वो फिज़िकल वर्क अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो, या फिर वीमेंस हैं वो वर्किंग वुमेन हैं। ओके, तो इस टाइम मीन्स ऐसी फेजेस में है या ऐसी सिचुएशंस है वहाँ न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डिमांड है वो बढ़ जाती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी सोर्सेज हैं या जो भी हम डाइट ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स है उनका एक प्रॉपर बैलेंस है वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है किसी रीज़न से। तो सेक्स है वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है हेल्थ को। इसके बाद हेल्थ को एक और इशू जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो आता है हाइजीन मेंटेनेंस, यानी कि जिन पर्टिकुलर कंडीशंस में हम रह रहे हैं क्या वो कंडीशंस हमारे लिए हेल्दी हैं या नहीं।
यानी कि टोटली माइक्रोब फ्री, टोटली बिल्कुल साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट में अगर हम रह रहे हैं तो हम मानेंगे कि हमारी जो कंडीशंस हैं उनका हाइजीन है वो मेंटेन है, यानी कि हम हाइजीनिक कंडीशंस में रह रहे हैं। लेकिन अगर किसी रीज़न से वो हाइजीन मेंटेन नहीं रह पाती है या हम अच्छे से साफ़ सफाई नहीं कर रहे हैं, साफ़ सफाई के अंदर हमारी बॉडी से लेके हमारे घर से लेके हमारे सराउंडिंग तक की टोटल सफाई है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। ये नहीं कि हम सिर्फ नहा लिए तो हमने सफाई कर लिया, हमने सिर्फ अपने घर को साफ़ कर लिया तो वो भी सफाई में आ गया, नहीं। जो टोटल हमारा सराउंडिंग है वो टोटल पॉल्यूशन फ्री, टोटल माइक्रोब फ्री और किसी भी ऐसे एजेंट से फ्री होना चाहिए जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। अगर ये तीनों आस्पेक्ट्स ही सही हैं तो पर्सन है वो ऑलवेज़ हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर डिस्टर्ब होता है तो उसके साथ साथ पर्सन की हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब होती है। अब हेल्थ जब डिस्टर्ब होती है तो वो किसी न किसी ऐसे सिम्टम्स में या साइंस में अपीयर होती है जिन्हें हम डिजीज़ बोलते हैं। डिजीज़ क्या होती हैं? डिस प्लस ईज़, यानी कि किसी भी रीज़न से जो हमारा कंफर्ट जोन है या जो कंफर्ट है हमारी बॉडी का उसका ख़त्म हो जाना या खो जाना किसी भी रीज़न से, ओके, वो डिज़ीज़ कहलाता है। यानी कि हम कंफर्ट फील नहीं कर रहे, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, किस रीज़न से नहीं हो रहा, वो रीज़न क्या हो सकते हैं? कोई एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो सकता है, कोई इंट्रिंसिक फैक्टर हो सकता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर में जैसे कोई भी पैथोजन हो सकता है या कोई फिज़िकल एजेंट हो सकता है। एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी होंगे, टोटली वो हमारी बॉडी के नहीं होंगे, ओके, वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होंगे। और इंट्रिंसिक फैक्टर है उसमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी है उसी के अंदर कोई ना कोई ऐसी जो है इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर डिजीज़ या डिसऑर्डर को फेस करते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशन को ले, एज को ले या कोई और डिफॉर्मेटी ले बॉडी की, इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी कि उस पर्सन को अपने जीन्स में ही वो मिला है, ओके, वो उसके जेनेटिक मेकअप में ही इन्वॉल्व है, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर में आएगा। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में एक टर्म आती है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस वो फॉरेन सेल्स होती हैं या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में डिजीज़ कॉज करते हैं, ओके, तो उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। फिजिकल एजेंट्स है, उस फिजिकल एजेंट्स में कोई भी एजेंट हो सकता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर रेडिएशन हो गई या कोई पर्टिकुलर माइक्रोब्स हो गई, सारे के माइक्रोब्स में हम नहीं लेंगे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर या किसी भी पीएच इम्बैलेंस हो जाने की वजह से, ओके, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ को फेस कर रहा है तो वो इसमें फिजिकल फैक्टर्स में आएगा। अब हम डिज़ीज़ पढ़ रहे हैं तो डिज़ीज़ के टाइप्स क्या होते हैं? डिज़ीज़ हैं वो स्प्रेड हो सकती हैं, नहीं हो सकती। इसके बेसिस पर हम डिज़ीज़ को बेसिकली दो मेजर कैटेगरीज हम उनमें डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक आता है इन्फेक्शियस और दूसरा आता है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस है उन्हें हम कम्युनिकेबल भी बोलते हैं। कम्युनिकेबल यानी कि जो कम्युनिकेट हो सकती हैं, यानी कि एक हेल्दी डिजीज़्ड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक जो कम्युनिकेट हो सकती हैं, यानी कि जो एक डिजीज़्ड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन तक जो स्प्रेड हो सकती हैं, ऐसे डिजीज़ हैं वो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनके फैलने में किसी न किसी वेक्टर का रोल होता है। अब ये वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर वो एजेंट्स होते हैं या वो एजेंसीज़ होती हैं जो इन इन्फेक्शियस डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। इन वेक्टर्स में वाटर हो सकता है, यानी कि वाटर है वो किसी पर्टिकुलर माइक्रोब से कंटामिनेट हो जाए और जैसे ही हम वाटर है हम उसे यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसके साथ ही वो डिज़ीज़ या वो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, डिज़ीज़ कॉज कर देगा। एयर में भी माइक्रोब्स वो प्रेजेंट हो सकते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। एयरबोर्न जो डिज़ीज़ होंगे कि जिनका वेक्टर एयर होगा वो डिज़ीज़ हमेशा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। वाटर बोर्न डिज़ीज़ है वो हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेनली अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो वेक्टर्स हैं वो इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। इंसेक्ट्स में कुछ एक मॉस्किटोज़ हैं जो कि वेक्टर की तरह काम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक टाइप की बीज भी होती हैं जो कि इसको वेक्टर की तरह काम करती हैं, ओके। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कुछ एक एनिमल्स हैं जैसे कि मंकी है, डॉग है, इन सब के काटने से भी डिजीज़ हैं वो स्प्रेड होती हैं। तो एनिमल्स हैं वो भी वेक्टर की तरह काम कर सकती हैं। इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं
ये एज अ वेक्टर काम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या इनको ये डिजीज़ नहीं हो सकती? नहीं, वेक्टर्स हैं वो खुद उन पर्टिकुलर पैथोजन्स के लिए इनर्ट होते हैं, यानी कि वो पैथोजन उन ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट नहीं करते, उन्हें डिजीज़ कॉज नहीं करते, बस ये उन डिजीज़ के कैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं और उन्हें एक डिजीज्ड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस। अच्छा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो एक हेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को डिजीज़ पर्सन से नहीं स्प्रेड हो सकती। मीन्स अगर एक पर्सन से कोई डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम एग्जांपल लें कैंसर का, कैंसर है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की कैटेगरी में आती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये स्प्रेड नहीं हो सकती। ओके, तो हम पहले बात करेंगे जो कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं ह्यूमंस में जो कॉमनली होती हैं। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज़ हैं उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकती हैं। उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि वो डिजीज़ जो कि बैक्टीरिया से कॉज्ड होंगी। बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे कॉमन जो आती है वो आता है टाइफाइड। टाइफाइड है एक टाइप का फीवर होता है जो कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इसका साइंटिफिक नेम है, इससे कॉज्ड होता है। अगर हम टाइफाइड है उसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें टाइफाइड है इसमें 30 to 40 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है बॉडी है वो हो जाता है, यानी कि फीवर है उसमें रिजल्ट होता है। हेडेक हो सकता है, पेशेंट को बॉडी एक हो सकता है। एब्डोमिनल पेन जब कंडीशन सीवियर होती चलती है या इन्फेक्शन बहुत हैवी हो जाता है उस टाइम पे पर्सन है वो एब्डोमिनल पेन है उसे फेस करता है। अगर ये मीन्स उसकी मोस्टली थर्ड स्टेज तक पहुंचता है इस फेज़ में। ओके, इसके अलग अलग फेजेस होती है। फर्स्ट फेज़ में सिंपल फीवर होता है, सेकंड फेज़ में क्या होता है कि कोई एज सच सिम्टम अपीयर नहीं होता, हमें लगता है कि हम टाइफाइड से रिकवर हो चुके हैं, बट उस टाइम पे जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होता है, बैक्टीरिया है वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा होता है और वो एकदम से इन्फेक्शन में अपीयर होता है, जहाँ हाई फीवर के साथ साथ एब्डोमिनल पेन है वो भी अपीयर होता है। और अगर यही कंडीशन सीवियर होती चलती है, यानी कि इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये हमारे इंटेस्टाइन है उसकी लाइनिंग्स में, उसकी म्यूकोजल लाइनिंग है उनमें एंटर कर जाता है ये बैक्टीरिया और हमारी जो इंटेस्टाइन है उसका परफोरेटेड कर देता है, उसे पोरस बना देता है। ओके, इंटेस्टाइन में छेद कर देता है एक तरीके से अगर हम बोले तो। ये कंडीशन है ये काफ़ी सीवियर होती है। ओके, यानी इंटेस्टाइन ही डैमेज हो जाएगी तो हम प्रॉपरली एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे न्यूट्रिएंट्स को, और किसी भी डिजीज़ से रिकवर होने में न्यूट्रिएंट्स है उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेडिसिन के साथ साथ। ओके, तो इंटेस्टाइन है उसे डैमेज कर देता है। इंटेस्टाइन जैसे डैमेज होती है तो ब्लड लॉस है वो भी स्टार्ट हो जाता है और पर्सन है वो फीसेस के अलॉन्ग ब्लीड करना भी स्टार्ट कर देता है। ओके, इसका अगर हम इसको अवॉइडेंस की बात करें तो अवॉइड कैसे कर सकते हैं? साल्मोनेला है ये वाटर से अफेक्ट वाटर बोर्न डिजीज़ की कैटेगरी में आता है। ओके, तो वाटर बोर्न डिजीज़ की कैटेगरी में आता है तो हमें जो इन्फेक्टेड वाटर है या जो कंटामिनेटेड वाटर है उसके कंजप्शन से बचना चाहिए। मोस्टली रेनी सीज़न है उनमें हमें पानी को जितना हो सके उतना प्योरीफाई करके ही यूज़ करना चाहिए। ओके, अफेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहना चाहिए, उसके फीसीज हैं उन्हें या तो दबा देना चाहिए या जहाँ तक हो सकता है जो रहने का जो एरिया है या जिस पर्टिकुलर एरिया में वो पेशेंट रह रहा है या जिस पर्टिकुलर रूम में हमने पेशेंट को रखा है वहाँ प्रॉपर हाइजीन है वो मेंटेन होना चाहिए। कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसे ट्रेसेस नहीं बचने चाहिए वहाँ जहाँ जिसमें बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि टोटल हाइजीन है वो मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है। ओके, इसके बाद आता है निमोनिया। निमोनिया है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है और एक एयरबॉर्न डिजीज़ की कैटेगरी में आता है, यानी कि एयर से स्प्रेड होता है। निमोनिया है उसके लिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो निमोनिया कॉज करती हैं। इनमें से एक आता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। ओके, न्यूमोनिक वर्ड है यानी कि वो लंग से अफेक्ट करता है। ओके, अब अगर हम निमोनिया है इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आता है फीवर, चिल, यानी कि पर्सन है उसे बुखार होगा, पेशेंट को ठंड लगेगी, नॉज है वो ब्लॉक हो सकती है, म्यूकोजल कंजेशन होता है। म्यूकोजल यानी कि हाई अमाउंट में म्यूकस है वो सिक्रीट होता है और वो जो नेज़ल चैम्बर्स है उन्हें ब्लॉक कर देता है, कंजेशन काज करता है।
ओके, अगर म्यूकोजल सिक्रीशन है बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता और लंग्स उनमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और लंग्स उनमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है और जैसे ही पर्सन सांस लेता है तो हम उस जो फ्लूइड है उसकी फिलिंग को इजीली उसकी सांस के थ्रू महसूस भी कर सकते हैं। एक अजीब सी आवाज़ है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। अगर कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है यानी कि इन्फेक्शन बहुत हैवी हो जाता है तो पेशेंट के नेल्स और लिप्स हैं वो डार्क ग्रे से ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन में जब नेल्स और लिप्स हैं वो ब्लू टर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है पर्सन है वो काफ़ी हैवी इन्फेक्शन है उन्हें वो हो चुका है। ओके, अगर हम इसे अवॉइड करना चाहें, ट्रीट करना चाहें तो एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया कोर्स है तो एंटीबायोटिक्स हैं वो यहाँ ईजिली काम कर सकती हैं। हम एंटीबायोटिक्स है उनका कोर्स दे के पर्सन है उसे ट्रीट कर सकते हैं और उसे जैसे म्यूकोजल ब्लॉक जो नोज़ ब्लॉकिंग है उसको ओपन अप करने के लिए हम उसे जैसे भाप है, स्टीम थेरेपी है वो दे सकते हैं। ओके, उसको जितना हो सके उतना सेफ़ फूड और सेफ़ एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, हाइजीन कंडीशंस है उनको मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा, टाइफॉइड में अगर हम टाइफॉइड में एक आपका एग्जांपल आता है, टाइफॉइड मैरी के नाम से उसे जानते हैं। टाइफॉइड मैरी क्या है कि ये एक कुक थी प्रोफेशन से और इसने क्या किया कि ये खुद उस पर्टिकुलर डिजीज़ यानी कि टाइफॉइड के लिए इनर्ट थी, बट इसने क्या किया बहुत सारे पेशेंट्स को जो टाइफॉइड है वो पर्सन्स को टाइफॉइड है वो ट्रांसफ़र कर दिया था। ओके, खुद इनर्ट थी ये टाइफॉइड के लिए लेकिन उसने बहुत सारे पर्सन्स को अपने बनाए हुए खाने के थ्रू टाइफॉइड है वो ट्रांसफ़र किया था। ओके, तो इसको टाइफॉइड मैरी है उसके नाम से भी जाना जाता है। टाइफॉइड है उसको हम डिटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर किट आती है जिसे विडाल किट बोलते हैं। तो टाइफॉइड है वो विडाल किट की हेल्प से इजीली डायग्नोज किया जा सकता है। ओके, निमोनिया है उसकी डायग्नोसिस है वो हम एक्सरे या सिंपल उसकी जो पैथोलॉजिकल लैब है उसमें डिटेक्शन से भी करा सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं वायरल डिजीज़ पे। वायरल डिजीज़ में यानी कि जो डिजीज़ मेनली वायरसेस से कॉज होती हैं। ओके, इसमें हम सबसे कॉमन जो अफेक्ट करती है ह्यूमंस की हेल्थ को वो आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड है वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ग्रुप के वायरसेस हैं जिन्हें हम रेट्रोवायरसेस बोलते हैं। रेट्रोवायरसेस क्या होते हैं? रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिनका जीनोम है वो आरएनए होता है। ओके, तो ये रेट्रोवायरसेस कैटेगरी के जो वायरस हैं उनसे मेनली ये कॉज होता है। कॉमन कोल्ड है, इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, नोज़ है। अच्छा, ये भी जो है एयरबोर्न है, कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट से उन्हें टच करने इवन से ये फैलता है बिकॉज वायरस है वो होस्ट के बिना सर्वाइव नहीं करता है। जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के टच में वो आएगा उस पर वो स्टिक रहेगा और जैसे ही उसे होस्ट मिलेगा उसमें जाके वो क्या करेगा, वहाँ जो है रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा और डिजीज़ कॉज करता है। यानी कि वायरस उन्हें हमेशा कोई ना कोई होस्ट चाहिए होता है। जब तक होस्ट नहीं मिलेगा तब तक वो बिल्कुल इनर्ट रहेंगे, कोई एक्टिविटी शो नहीं करती है। ओके, तो इसमें जैसे ही होस्ट के कांटेक्ट में आएगा ये वायरस तो उसके जो सिम्टम्स अपीयर होंगे उनमें या तो नोज़ है वो रनिंग हो सकती है या ब्लॉक भी हो सकती है। ओके, दोनों में से कोई भी सिचुएशन है वो हो सकती है। सोर थ्रोट यानी जिसे हम गले में खराश बोलते हैं नॉर्मली हो सकता है। हेडेक होता है। ओके, बॉडी एक भी फेस कर सकते हैं। कफ की सिचुएशन भी हो सकती है और जो नॉर्मल जुकाम के सिम्टम्स हमारे होते हैं वो सारे सिम्टम्स उसमें रहते हैं। कॉमन कोल्ड है, अगर हम जैसे वायरस है तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर हम एंटीबायोटिक्स है वो डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, वायरसेस हैं उनके लिए एंटीबायोटिक डिज़ाइन करना इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है? जैसा आप जो आपकी सेकेंड यूनिट है वहाँ भी पढ़ चुके हैं कि आरएनए है वो मोस्ट स्टेबल अनस्टेबल बायोमोलिक्यूल है। अब ये अनस्टेबल बायोमोलिक्यूल किस कंट्रास्ट में है? आरएनए है वो सबसे रैपिडली म्यूटेशन जो है वो शो करता है और इसी वजह से आरएनए है उसके लिए कोई पर्टिकुलर ड्रग हम डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वायरसेस हैं उनका जीनोम आरएनए होता है मोस्टली और इसीलिए वो अनस्टेबल होने की वजह से कोई एंटीबायोटिक इनके लिए पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं की जा सकती। जो कॉमन कोल्ड है 5 to 7 डेज़ के बाद ये हम इससे जल्दी से रिकवर भी हो जाते हैं। ओके, इसके बाद जो अच्छा एक और वायरल डिजीज़ है जिसे हम बाद में एज एन टॉपिक है वो
कवर करेंगे, जो कि एड्स होता है। ओके, हेलमिन्थ्स की अगर हम बात करें, हेलमिन्थ्स क्या होते हैं? सिंपल ये वॉर्म्स होते हैं, यानी कि वॉर्म्स हैं वो भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। वॉर्म्स के अंदर जो सबसे कॉमनली डिजीज़ होती है उसमें आता है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस है वो एस्केरिस यानी कि एक राउंड वॉर्म है, उससे कॉज्ड होती है। अब अगर राउंड वॉर्म है, ये फैलता है, ये जो वॉर्म है सॉइल में रहता है, सॉइल में रहेगा, फीसिस के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है। ओके, अफेक्ट करता है हमारी इंटेस्टाइन को, और उसके रिजल्ट में हमें सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होते हैं। पर्सन है वो कफ को फेस कर सकता है, कफ होगा, इंटेस्टाइन है वो भी काफ़ी जैसे डैमेज होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फेस होता है, और जैसे जैसे सिचुएशन बढ़ती चलती है पर्सन है वो फीवर को फेस करता है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ साथ जैसे कफिंग होती है, कफ के साथ ब्लडी स्प्यूटम भी है वो रिलीज़ होता है। ओके, और कई बार क्या होता है जब इन्फेक्शन बहुत हैवी हो जाता है तो एस्केरिस है ये इंटेस्टाइन में ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, और रिप्रोड्यूस करना भी ये स्टार्ट कर देता है, और वो वॉर्म्स क्या होते हैं, फीसिस के अलोंग है वो पास होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये मेनली किस किस तरीके चीज़ से स्प्रेड हो सकता है? सॉइल में रहता है तो ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, इवन अगर सॉइल किसी भी तरीके से वो टच में आ रही है हमारे, तो उस हर पर्टिकुलर चीज़ से वो जो है इन्फेक्ट हमें कर सकता है। ओके, इसके लिए हम जो एंटीबायोटिक्स हैं कुछ एक वो इसमें काम कर सकती हैं। ओके, फिलेरियासिस, फिलेरियासिस है द फिलेरियल वॉर्म, जो कि वुचरेरिया यानी कि वुचरेरिया से कॉज्ड होता है। वुचरेरिया है, इसकी जो स्पेसिफिसिटी है कि ये हमारे गोनैड्स हैं उन्हें अफेक्ट करता है। गोनैड्स को अफेक्ट करने में, गोनैड्स हैं उनमें इफेक्ट किस वे में शो होगा? गोनैड्स हैं वो जिस पर्टिकुलर लिम्ब, ये मेनली मॉस्किटो बाइट है, यानी कि एक मॉस्किटो है, उस मॉस्किटो के बाइट से ये स्प्रेड होता है, यानी कि जैसे ही मॉस्किटो वो भी फीमेल होगी। ओके, मॉस्किटो जैसे ही बाइट करेगा तो ये वॉर्म है हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाता है, और जाके गोनैड्स हैं उनको अफेक्ट करता है। जिस पर्टिकुलर गोनैड को ये अफेक्ट करेगा, उस गोनैड के साथ साथ उस गोनैड की साइड के जो हमारे लिम्ब्स हैं, मेनली जो हाइंड लिम्ब्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उनमें एनलार्जमेंट शो होती है, और यही किसमें रिज़ल्ट होता है? गोनैड्स और लिम्ब्स की एनलार्जमेंट में। इसको एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, यानी कि पैर है वो बहुत ज़्यादा स्वेलअप हो जाता है, गोनैड्स के साथ साथ बहुत एक्स्ट्रा ग्रोथ उसमें या एनलार्जमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसे एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं। ओके, यानी कि जॉइंट लिम्ब्स की अपीयरेंस आती है। ओके, इसी वजह से इसे एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं। अच्छा, एक यहाँ एक वो टर्म आई कि फीमेल मॉस्किटो ही बाइट क्यों करता है? बिकॉज मॉस्किटो जो भी हमें बाइट करते हैं उनमें सभी के सभी फीमेल्स ही होते हैं, मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करते हैं, बिकॉज फीमेल्स को एग डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स या अमीनो एसिड चाहिए होते हैं जो वो हमारे ब्लड से डिराइव करती हैं, इसीलिए मेल्स कभी बाइट नहीं करते, सिर्फ फीमेल मॉस्किटो है वही बाइट करती हैं। ओके, एलिफेंटाइसिस के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की ओर, जो कि मेनली फंगस से कॉज्ड होता है। फंगस हैं वो मेनली रिंग वॉर्म्स कॉज करती है। ओके, यानी कि फंगस जब हमारे किसी पर्टिकुलर बॉडी सरफेस पे, जो मेनली बॉडी सरफेसेस जिनको ये फंगस अफेक्ट करती हैं उनमें हो सकता है आर्मपिट्स, थाई रीजन, फुट हो सकता है, फिंगर्स, ओके, और इवन स्कैल्प को ये अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फंगल इन्फेक्शन है वो किस तरीके से शो होता है? रैशेस है वो अलग से अपीयर है, रेडिश से कलर के पैचेस दिखाई देंगे, और रैशेस मेनली जिनको हम दाद बोलते हैं वो इसी फंगस से ही कॉज्ड होता है। ओके,
और ये मेनली हमारी जो स्किन है उसी पे ग्रो करता है। और जैसे जो पैचेस और रैशेस होती हैं उनमें इरिटेशन और इचिंग होती है। ओके, इसको किसी भी एंटी फंगल जो हम क्रीम यूज़ करते हैं उनकी हेल्प से इन्हें अवॉइड किया जा सकता है, इन्हें ट्रीट किया जा सकता है। अवॉइड करने के लिए इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम यूज़ ना करें तो फंगल इन्फेक्शन से उन्हें अवॉइड हम कर सकते हैं। ओके, अब प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन भी डिज़ीज़ कॉज करते हैं। प्रोटोजोन डिज़ीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे वाइड स्प्रेड डिज़ीज़ है वो आती है मलेरिया। मलेरिया है ये बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनमें मलेरियल एपिडेमिक भी कॉज कर सकता है ये कई बार। ओके, तो इसी वजह से मलेरिया है वो सबसे ज़्यादा थ्रेट कॉजिंग डिज़ीज़ की कैटेगरी में आता है और पूरा वर्ल्ड है वो कोशिश कर रहा है मलेरिया को टोटली इरेडिकेट करने की। इरेडिकेट यानी कि टोटली उसे रिमूव करने की। अब जो प्रोटोजोन मलेरिया कॉज करता है उसमें आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है उसकी बहुत सारे स्पीशीज़ होती हैं जिनमें से जो मेनली 3 स्पीशीज़ हैं वो जो हमें डिज़ीज़ कॉज करती हैं, मलेरिया कॉज करती हैं। उनमें सबसे कॉमनली आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ओके, वाइवेक्स और मलेरिया है ये मलेरिया कॉज करते हैं। हालांकि ये मलेरिया इतना डेंजरस नहीं होता, लीथल नहीं होता, इसको ईजिली क्योर किया जा सकता है। लेकिन प्लाज्मोडियम की एक स्पीशीज़ है फैल्सीपैरम जो कि सबसे लीथल होती है, यानी कि ये डेथ कॉज तक भी कर सकती है। ओके, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है वो सबसे डेंजरस स्पीशीज़ में आती है। ओके, अब अगर हम मलेरिया है इसके सिम्टम की बात करें तो मलेरिया के सिम्टम्स में आता है, मलेरिया है वो पहले हाई चिल की फीलिंग होती है, यानी कि बहुत तेज़ ठंड लगती है पेशेंट को और उसके साथ क्या होता है, चिल के साथ साथ बहुत तेज़ बुखार आता है और इसके साथ साथ हेडेक है वो भी फेस करता है। मलेरियल जो पेशेंट है वो जनरली अनीमिया को फेस करता है। अभी अनीमिया को फेस क्यों करता है, क्योंकि प्रोटोजोन जो है पहले एंटर तो हमारे लीवर सेल को करता है लेकिन उसके बाद वो क्या करता है, आरबीसीज़ हैं उनमें एंटर करता है और आरबीसीज़ को रप्चर करना स्टार्ट कर देता है। आरबीसीज़ में भी ये जो हमारा एचबी मॉलिक्यूल है उसे ये अफेक्ट करता है, उसे तोड़ देता है। ओके, तो इसी वजह से ये एनीमिया है उसको भी फेस करता है। अब अगर हम प्लाज्मोडियम है उसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो डायजेनिक होती है। डायजेनिक लाइफ साइकिल कौन सी होती है, डायजेनिक लाइफ साइकिल वो होती है जिसको हमेशा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होते हैं। जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक ही होस्ट की ज़रूरत होती है वो ऑर्गेनिज्म उसकी लाइफ साइकिल है मोनोजेनिक कहलाती है। जबकि जिस ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की ज़रूरत होती है वो डायजेनिक कहलाता है। ओके, अब जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम उसके लिए 2 होस्ट कौन कौन होते हैं, एक मॉस्किटो और एक ह्यूमन। अब यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट आता है। प्राइमरी होस्ट क्या होता है, प्राइमरी होस्ट वो ऑर्गेनिज्म प्राइमरी होस्ट की तरह एक्ट करेगा जहाँ वो पैथोजन अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। वो होस्ट जो है उसके लिए प्राइमरी होस्ट होगा। जहाँ एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा वो होस्ट उसके लिए सेकेंडरी होस्ट होगा। यानी कि यहाँ ये सिर्फ अपनी जो स्पोरोसाइट्स हैं उन्हें ग्रो करेगा, गैमीट बनाएगा सिर्फ इसके अंदर, अदरवाइज अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल यानी कि गैमीट के फ्यूज़न से लेकर डेवलपमेंट तक वो मॉस्किटो में कैरी करता है। जब मॉस्किटो इसके प्राइमरी होस्ट की तरह काम करता है उसमें आता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब अगर हम जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर करता है। एक स्पोरोजोइट है वो बॉडी में एंटर करेगा, एंटर करने के बाद ये लीवर सेल्स में जाएगा। लीवर सेल में क्या होगा कि ये वहाँ अपने नंबर को ग्रो करेगा। जैसे जैसे लीवर सेल में इसका नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लीवर सेल से इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को अकोमोडेट नहीं कर पाएगी और लीवर सेल है वो बर्स्ट हो जाएगी। लीवर सेल के बर्स्ट होते ही स्पोरोजोइट्स जो वहाँ ग्रो कर रहे थे वो क्या होंगे, ओपन में आ जाएंगे। वो वहाँ से उनके 2 फेट रहते हैं,
या तो वो आरबीसी को अफेक्ट करेंगे या वो नई लीवर सेल्स हैं उन्हें भी अफेक्ट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका नंबर है वो बढ़ सके। यानी कि अपना नंबर है उन्हें बढ़ाने के लिए वो और नई लीवर सेल्स हैं उन्हें भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। आरबीसीज में जाके क्या करेंगे, स्पोरोजोइट्स वहाँ मैच्योर होते हैं और गैमीट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि ये यहाँ गैमीटोसाइट्स हैं उनमें रिजल्ट होते हैं। आरबीसीज में स्पोरोजोइट्स है वो गैमेटोसाइट्स में रिजल्ट होते हैं। जैसे गैमेटोसाइट वाली फेज़ होगी, जैसे ही कोई मॉस्किटो हमें फिर से बाइट करता है, उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन को कोई मॉस्किटो बाइट करेगा तो क्या होगा, गैमेटोसाइट्स हैं वो मॉस्किटो में एंटर कर जाएंगे और ह्यूमंस के अंदर यहाँ उसकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है और इसके साथ ही गैमेटोसाइट्स हैं मॉस्किटो में एंटर कर गए हैं और वहाँ से वो मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में जाएंगे। मॉस्किटो की इंटेस्टाइन में जाके क्या होगा, गैमेटोसाइट्स हैं वो गैमीट्स में रिजल्ट होंगी और गैमीट्स बनते ही क्या होगा, गैमीट्स का फ्यूज़न होगा। गैमेटिक फ्यूज़न यानी कि फर्टिलाइजेशन है वो जाइगोट में रिजल्ट होगा। जाइगोट है उसमें क्या होगा कि फर्दर क्लीवेज होगी, डिवीज़न होंगे और बहुत सारे स्पोरोजोइट्स हैं वो बन जाएंगे और स्पोरोजोइट्स हैं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में प्रोटेक्टेड रहते हैं। जैसे ही ये पर्टिकुलर स्पोरोजोइट्स हैं उनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये स्पोरोजोइट्स हैं उन्हें रिलीज़ कर देगा और ये स्पोरोजोइट्स हैं मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाती हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर होने के बाद जैसे ही मॉस्किटो ह्यूमंस को बाइट करेगा, ये सलाइवरी ग्लैंड से ये स्पोरोजोइट्स फिर से ह्यूमन में चले जाएंगे और वहाँ से उसकी लीवर सेल है उसमें एंटर करेंगे और फिर से ये किसी नए पर्टिकुलर जो पर्सन है उसे अफेक्ट करेंगे और मलेरिया वहाँ कॉज करेंगे। तो मॉस्किटो बाइट कर जैसे जैसे मॉस्किटो बाइट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये पर्टिकुलर डिजीज़ है इसका जो ट्रांसमिशन है वो होता रहेगा। अगर मॉस्किटो बाइट नहीं कर पाते हैं किसी भी फेज़ में तो उसमें क्या होगा कि ये डिजीज़ है आगे स्प्रेड नहीं होती है। तो इसकी अवॉइड करने के या इसको प्रिवेंट करने के जो सबसे मेजर जो मेथड्स आते हैं उसमें आता है मॉस्किटोज़ हैं उन्हीं को एलिमिनेट कर देना। तो इसके लिए इसी वजह से रेनी सीज़न या जब भी मॉस्किटो होते हैं उसमें हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स या नेट्स का यूज़ करते हैं ताकि अपने आप से मॉस्किटो हैं उन्हें दूर रख सके। ओके, मॉस्किटो अगर बाइट ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हम मलेरिया उससे बचे रहेंगे। तो अब बहुत सारे टेक्निक्स ऐसे भी डेवलप करने की कोशिश है कि हम मॉस्किटो है उसी को प्लाज्मोडियम के लिए लीथल बना दे। जैसे ही प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में आए अगर वो उसके वहीं किल हो जाए तो क्या होगा, आगे मलेरिया है वो फैलेगा ही नहीं, लेकिन ये अभी फिजिबल नहीं हो पाया है। ओके, इस फील्ड में कोशिश चल रही है। सिर्फ मलेरिया हाउस को ट्रीट करने के लिए जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं मेनली क्विनीन है वो यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम आते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है ये आपके सिलेबस में, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चंस है वो ज़रूर जनरेट होता है। ओके, एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक भी बनता है ये, दैट इज़ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक वायरस से कॉज होता है। वायरस है वो भी रेट्रोवायरस होता है, यानी कि इसका जीनोम है वो आरएनए होता है। वायरस कौन सा होता है, HIV, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि हमने एड्स है उसको पर्टिकुलर सिंड्रोम क्यों बोला। एड्स है वो जैसे एज सच पर्टिकुलर किसी एक सिम्टम या 2-4 सिम्टम में रिजल्ट नहीं होता है कि उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि पर्सन को एड्स है या नहीं है। इवन जो इसके सिम्टम्स कैटेगराइज किए गए हैं जैसे वेट लॉस है, एपेटाइट लॉस है, ज़रूरी नहीं कि ये एड्स की वजह से ही हो, किसी भी रीज़न से हो सकता है। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये वायरस हमारी जो मैक्रोफेजेस हैं या हम इनको बोले टी सेल्स हैं जो कि हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये उन्हें अफेक्ट करता है और उन्हें किल करना स्टार्ट कर देता है। और इसी वजह से क्या होता है, पर्सन की इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है और इम्यूनिटी ख़त्म होने के बाद एक माइन्यूट सा इन्फेक्शन है उससे भी वो रिकवर नहीं हो पाता।
यानी कि उसे कोई पर्टिकुलर इम्यूनिटी ही नहीं बची है उसके पास, तो क्या होगा, बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं उसे एक साथ घेर लेते हैं, और ये बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, ये मल्टीपल सिम्टम्स में रिलीज़ होते हैं, और इसी वजह से एड्स, जिसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, अब एड्स है, एड्स के वायरस है, उसकी पर्टिकुलर लाइफ साइकिल क्या है या किस तरीके से एड्स है वो कॉज करता है। ओके, किस तरीके से करता है वो तो हमने देख लिया कि इम्यूनिटी है, मैक्रोफेजेस है, उन्हें किल कर देता है, और टी सेल्स है, उन्हें ख़त्म करने के बाद क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। ओके, अब ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि ये अपनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाता है, बिकॉज़ ये तो एक वायरस है और होस्ट के बिना ये इनर्ट रहता है। कोई भी वायरस है या जैसे ही HIV का वायरस है हमारे मैक्रोफेजेस के कांटेक्ट में आएगा, सपोज़ हम इसको अगर हम मैक्रोफेज या टी सेल माने, तो जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, जैसे ही कोई भी वायरल पार्टिकल हमारी सेल्स हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी प्रोटीन कोड को तो बाहर ही छोड़ देते हैं, सिर्फ वायरल जीनोम है वो सेल में एंटर करता है। इसका वायरल का जीनोम क्या है, RNA है, तो ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से पहले अपना DNA बनाएगा, यानी कि अब इसके पास वायरस है, उसका DNA बन गया। अब ये वायरस है, इसका DNA क्या करेगा, होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। होस्ट का DNA क्या होगा, रेप्लिकेट करेगा। इसके पास अपनी खुद की कोई मशीनरी नहीं होती, तो ये होस्ट है उसी की रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज़ करेगा और होस्ट के DNA के साथ साथ खुद को भी रेप्लिकेट करेगा। जैसे जैसे ये रेप्लिकेट करेगा होस्ट का DNA के साथ साथ, वैसे वैसे क्या होगा, ये होस्ट के DNA का जब RNA बनेगा तो उसके साथ साथ ही अपने लिए भी नेसेसरी RNA है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो बना लेगा, यानी कि वायरल DNA है वो बन गया। DNA से क्या करेगा, वो RNA बनाएगा, और इस RNA से क्या होगा, ये अपने लिए जो इसको नेसेसरी प्रोटीन है होस्ट के मशीनरी को ही यूज़ करके क्या करेगा, अपने लिए प्रोटीन बना लेगा। जैसे ही वायरस का प्रोटीन बनेगा तो ये अपने नए RNA हैं उनको प्रोटीन कोट में एनकैप्सूल करेगा और उन्हें सेल से वो क्या होंगे, सेल से रिलीज़ हो जाएंगे। और अब क्या होगा, अब नए वायरल पार्टिकल्स हैं वो जनरेट हो चुके हैं और वो जाके नई टी सेल्स हैं, नई मैक्रोफेजेस हैं, उन्हें अफेक्ट करेंगे, और इस तरीके से हमारी टी सेल टू टी सेल है उनका जो ट्रांसमिशन है वो बढ़ता चला जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो हमारी टी सेल्स हैं उन्हें ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब HIV है, उसके साथ एक बहुत बड़ा मिथ जुड़ा हुआ है। मिथ क्या होता है कि भ्रम, या हम बोले उसके लिए मिसकंसेप्शन जो बोले, ठीक है। इसमें क्या है कि HIV के लिए मानते हैं HIV है उसको जल्दी से मीन्स अगर कोई पर्सन है, कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर एड्स से अफेक्टेड हो गया है तो वो क्या करता है कि इस चीज़ को मीन्स शो नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, इसी मिथ की वजह से नहीं किया जाता, लोग सामने नहीं आते। मानना है कि ये सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट है उन्हीं से फैलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एड्स का ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से या सेक्सुअल फ्लूइड्स हैं उन्हीं की वजह से नहीं होता है, उनके ट्रांसमिशन की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये बॉडी फ्लूइड, ब्लड भी हो सकता है, उसमें हमारा म्यूकस भी हो सकता है, उनमें से किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से अगर हमारे किसी बॉडी फ्लूइड है उसका ट्रांसफ्यूज़न होता है तो उसके साथ ये वायरस है उसका ट्रांसमिशन होता है। ओके, यानी कि सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ये नहीं फैलता है। इसके साथ साथ एक और मिथ जो है कि ये फिज़िकल कांटेक्ट से भी फैलता है। नहीं, फिज़िकल कांटेक्ट से उनसे नहीं फैलता। जब तक बॉडी फ्लूइड है वो ट्रांसफ्यूज नहीं होंगे तब तक क्या होगा, HIV है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। ओके, यही रीज़न है कि अब डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं उनको यूज़ किया जाता है। इवन जो बार है वो रेजर्स में जो ब्लेड्स वगैरह यूज़ करते हैं वो भी क्या होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। ओके, यानी कि कोई फिज़िकल कांटेक्ट से नहीं फैलता ये। जब तक वो बॉडी फ्लूइड ट्रांसफ्यूज़ नहीं होंगे तब तक वो पर्टिकुलर जो डिसऑर्डर है या HIV है उसका ट्रांसमिशन है वो नहीं होगा। ओके, अब एड्स है, वायरल डिजीज़ है, तो उसके लिए हम कोई पर्टिकुलर ड्रग है वो डिज़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि वो एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी जो वायरल डिजीज़ जो ड्रग्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से इसको थोड़े टाइम के लिए सप्रेस किया जा सकता है, या पर्सन उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा सकती है आर्टिफिशियली। हम उसकी लाइफ को सिर्फ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उस डिज़ीज़ को क्योर नहीं कर सकते। ओके, अब
यहाँ एड्स तक जो थी हमारे जितने भी डिजीज़ थी वो सारी की सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। अब एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो काफ़ी कॉमन होती जा रही है, उसमें आता है कैंसर। कैंसर क्या होता है कि हमारी स्टेम सेल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रो करती हैं कॉन्टिन्यूसली और नई सेल्स हैं बॉडी में वो ऐड करती हैं। तो जब स्टेम सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ही ग्रो करना है तो वो कैंसर क्यों कॉज करती हैं, लेकिन जो स्टेम सेल्स हैं उनके जो डिवीज़न है या उनकी जो ग्रोथ है उस पर एक पर्टिकुलर चेक रहता है। ओके, अगर वो चेक टूट जाए किसी वजह से, वो कंट्रोल टूट जाए, तो जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी स्टेम सेल्स की वही क्या कॉज करती है, कैंसर कॉज करती है। अब ये चेक है वो किस तरीके से टूटता है। कोई भी हमारी नॉर्मल सेल है उसके पास दो प्रॉपर्टीज़ बेसिक होती हैं। कांटेक्ट इनहिबिशन, यानी कि जितनी भी स्टेम सेल्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं और एक दूसरी सेल्स के इर्रेगुलर ग्रोथ है उसे कंट्रोल करती हैं और उस पर एक चेक रखती हैं। कैंसरस सेल क्या होती हैं, इस कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं, यानी कि इसका उनमें लॉस हो जाता है, वो कांटेक्ट इनहिबिट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, कांटेक्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा और कांटेक्ट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो कैंसरस सेल अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के अदर ऑर्गन्स की ओर माइग्रेट करना स्टार्ट कर देती हैं और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो ये 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि कैंसरस सेल्स हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो उनमें एक आता है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और दूसरा आता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, यानी कि टू माइग्रेट। ओके, अब जब स्टेम सेल्स हैं रेगुलरली ग्रो करती हैं, यानी कि कंट्रोल के अंडर वो ग्रो करती हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही वो डिवाइड करके ग्रो कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि जो जितनी सेल्स बॉडी में चाहिए या कंपल्सरी है बनना वो उतनी ही सेल्स बनाती हैं। लेकिन क्या होगा, जब इर्रेगुलरली ग्रो करेंगी, उनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा, सेल्स का एक मास, एक एग्रीगेट सा बन जाएगा, यानी कि एक बड सा बन जाएगा सेल का, और सेल्स के उसी बड को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बनते हैं। कोई भी कैंसर है वो स्टार्टिंग में ट्यूमर की फॉर्म में ही अपीयर होती है। अब ट्यूमर है उसकी कैंसरस सेल की प्रॉपर्टी के बेसिस पर वो बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होता है यानी कि जिसकी सेल्स में अभी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है, यानी कि अब भी वो एक दूसरे के एज सच कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन वो एक दूसरे के इर्रेगुलर ग्रोथ है उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो मेटास्टेसिस उसमें अभी शो नहीं होने देंगी। ओके, यानी कि बिनाइन ट्यूमर वो ट्यूमर होगा जिसके सेल्स ने अभी मेटास्टेसिस को अटेन नहीं किया है। वो ट्यूमर कौन सा होगा, बिनाइन ट्यूमर, यानी कि वो ट्यूमर जहाँ बनेगा वो उसी पर्टिकुलर एरिया तक, उसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक डिस्टाइन रहेगा। मैलिग्नेंसी अटेन करना क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर है वही मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि जब मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो मेटास्टेसिस को अचीव कर लेगा तो वही क्या कॉज कर देगा, कैंसर कॉज करेगा। यानी कि अब वो जहाँ भी जाएगा उसी एरिया में कैंसर कॉज करेगा या वहीं वो ट्यूमर कॉज करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये ऑर्गन टू ऑर्गन है स्प्रेड होती चलेगी और धीरे धीरे बॉडी है उसकी सारी सेल्स हैं उन्हें ख़त्म करती हुई चलती है, यानी कि सब की सब है वो इर्रेगुलरली ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं और नई सेल्स हैं बॉडी में वो ऐड नहीं हो पाती। अब कैंसर हैं उसके रीज़न्स क्या होते हैं। अच्छा, कैंसर है वो जो इनकी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है वो एक पर्टिकुलर जीन्स है उनके थ्रू कंट्रोल्ड होती है और इन जीन्स को हम बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं ये सब में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जीन्स क्या होते हैं, इनएक्टिव फेज में होते हैं, यानी कि प्रेजेंट सब में होते हैं लेकिन एक्टिव नहीं होते। अब ये प्रोटोऑन्कोजीन्स जब एक्टिव हो जाएंगे तो ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, फिर कैंसर कॉज करते हैं। यानी कि प्रोटोऑन्कोजीन्स के एक्टिवेट होने की वजह से ये प्रॉपर्टी शो करते हैं और हमें कैंसर है वो
कॉज करते हैं। ओके, अब प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, ऑन्कोजीन्स में जब कन्वर्ट होते हैं उसके पीछे रीज़न क्या रहता है या काजेज़ क्या होते हैं। कोई फिजिकल रीज़न हो सकता है, जैसे कि यूवी रेज है, ये हमारे डीएनए में जाती हैं और जहाँ थाइमीन प्रेजेंट होगा वहाँ ये म्यूटेशन कॉज करती हैं, यानी कि यूवी रेज हैं वो म्यूटेशन कॉज करेंगे और उन म्यूटेशंस की वजह से ये ऑन्कोजीन्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। कुछ एक केमिकल्स भी हो सकते हैं, केमिकल्स में मेनली जो टोबैको कंजप्शन है, टोबैको में भी जैसे निकोटीन है वो मेनली कार्सिनोजन की तरह काम करता है। कुछ एक और केमिकल्स हैं जैसे कि ब्रोमीन है, या इसके साथ साथ ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। ओके, जिसमें कि कुछ एक नाइट्रोजन के कंपाउंड भी ऐड होते हैं। इनकी वजह से भी प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ एक बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ वायरस हैं। ओके, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो सर्विकल कैंसर फीमेल्स में सबसे मोस्ट कॉमन वायरस है वो कॉज करते हैं। इसके साथ साथ हर्पीज़ वायरस हैं वो भी कैंसर कॉज करते हैं। ओके, अब ये जो एजेंट्स या कॉजेज़ जो कैंसर कॉज करते हैं उन्हें हम कलेक्टिवली कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ओके, ये टॉपिक भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का क्वेश्चन है, एग्जामिनर यहाँ से उठा सकता है। कार्सिनोजन क्या होते हैं, काजेज ऑफ कैंसर क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल क्या होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स किस तरीके से ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, इसके बाद आता है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, डायग्नोसिस और डिटेक्शन, यानी कि किस किस तरीके से हम कैंसर उसे डायग्नोज कर सकते हैं। ये आपका अकेला टॉपिक है, यानी कि जो डायग्नोसिस है वहीं से आपका एक सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन है वो ओरिजिनेट हो सकता है। ओके, अब जिस जिस तरीके से हम कैंसर है उसे डायग्नोज कर सकते हैं उन पे आते हैं। जो डायग्नोसिस में बायोप्सी, बायोप्सी क्या होता है, टिश्यूज़ उसकी स्टडी की जाती है, यानी कि जो अफेक्टेड ऑर्गन है वहाँ से टिश्यू लिया जाएगा और उस टिश्यू की स्लाइड्स प्रिपेयर करके उन स्लाइड्स को एग्जामिन किया जाता है और वहाँ उस टिश्यू की सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को एग्जामिन किया जाता है एक्चुअल में। और उस स्लाइड के एग्जामिनेशन से क्या होगा, टिश्यू की हम सेल्स को एग्जामिन कर रहे हैं और उसके थ्रू क्या होगा, हमें जो कैंसर सेल प्रेजेंट हैं या नहीं है उसका हमें पता चल जाता है कि बायोप्सी है उससे हम कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जहाँ सीटी स्कैन या एमआरआई पॉसिबल नहीं है उन ऑर्गन्स में हम बेसिकली बायोप्सी को फेवर करते हैं। ओके, यानी कि जिस किस भी तरीके से कहीं कैंसर डायग्नोज नहीं हो सकती वहाँ हम बायोप्सी को फेवर करते हैं। ओके, बायोप्सी है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है बिकॉज टिश्यू का हमें सैंपल लेना होता है वहाँ से। ओके, अब आता है सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एक्सरेज की हेल्प से स्कैन किया जाता है और उनका एक 3D स्ट्रक्चर है वो निकाला जाता है। 3D स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ किया जाता है, तो यानी कि ये कोई भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ है हमारे ऑर्गन्स में उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है और उस पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर कोई कैंसर है तो उसे डायग्नोज करने में हेल्प करता है। हालांकि सीटी स्कैन है वो सिर्फ कैंसर के अलावा और भी कई डायग्नोसिस हैं उनमें हेल्प करता है। फिर जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इनकी सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म है वो भी आपकी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन में काउंट हो सकती है। ओके, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं उनके कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनके फिजियोलॉजिकल जो इमेज है वो जनरेट की जाती है कि ऑर्गन्स के अंदर कोई पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी या कोई फिजियोलॉजिकल मिसबैलेंस तो नहीं हुआ है। ओके, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये MRI है वो यूज़ किया जाता है। ओके, अगर CT स्कैन से डायग्नोज नहीं हो पाती तो उस केस में MRI है उसे फेवर किया जाता है। ओके, अब ट्रीटमेंट, कैंसर है उसे ट्रीट कैसे करते हैं। हालांकि ये हमारे जीन्स से रिलेटेड है तो कैंसर है उसको ऑल्दो ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कैंसर है उसकी वेरियस स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, थर्ड स्टेज। ओके,
प्राइमरी स्टेज क्या होगी, जहाँ इन्फेक्शन सिर्फ स्टार्ट हुआ है, यानी कि जहाँ हमने मीन्स बिनाइन ट्यूमर है उसकी फॉर्मेशन अभी स्टार्ट हुई है। सेकेंडरी में क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर है वो बिनाइन ट्यूमर बने हैं, उन्होंने मैलिग्नेंसी अटेन करना जस्ट स्टार्ट किया है, यानी कि अभी उसने मैलिग्नेंसी या टोटली अटेन की नहीं है। इन दोनों ही फेजेस में आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि हम कभी अवेयर हो ही नहीं पाते। इस वजह से क्या होता है कि ये डायग्नोज हो ही नहीं पाता है प्राइमरी स्टेजेस पर, तो इसीलिए अपनी जो डेंजरस स्टेज है उसी में आके ये मोस्टली डायग्नोज हो पाता है। तो इसी वजह से इसको ट्रीट करना फिर काफ़ी मुश्किल है, या हम बोले कि इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन स्टिल इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ एक मेथड्स हैं वो डेवलप किए गए हैं, जिनमें आता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी यानी कि रेडिएशंस का यूज़ करके, इसमें मेनली एक्सरेज हैं उनको यूज़ करके जो कैंसरस सेल्स हैं उन्हें किल किया जाता है। कीमोथेरेपी है उसमें सर्टेन केमिकल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है और उनकी हेल्प से जो कैंसरस सेल्स हैं उन्हें किल किया जाता है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी है वो सिर्फ कैंसरस सेल हैं उनको टारगेट करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कैंसरस सेल के जो सराउंडिंग सेल्स हैं उन्हें भी किल कर देती हैं, ताकि वहाँ कैंसर के ट्रेसेस हैं वो टोटली हम ख़त्म कर सकें। इसके अलावा क्या होता है कि अगर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से पॉसिबल नहीं हो पाता तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, अफेक्टेड ऑर्गन में सर्जरी करके उस ऑर्गन को ही अगर पॉसिबल है तो रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि ट्यूमर है वो बेसिकली इसकी हेल्प से रिमूव किया जाता है। यानी कि सर्जरी में जो पर्टिकुलर ट्यूमर है उसे जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ओके, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो तीनों ही कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है कि कीमोथेरेपी के साथ साथ रेडियोथेरेपी और फाइनली सर्जरी है उसे भी फेवर किया जाता है। ओके, अब इसके बाद हम चलेंगे अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हम नेक्स्ट ऑडियो क्लिप है या जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसमें हम इसे